बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इलेक्शन स्पेशल और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इसार राना साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं और सबसे पहले तो ये मेरा पहला शो है आपके साथ और आई फील रियली ऑनर टू वर्किंग विद यू। बात कर लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। इतनी सियासी गहमा गहमी चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, इतनी हैपनिंग्स चल रही हैं, लेकिन अगर हम पूरे वीक के हैपनिंग्स को देखें और एक 13 जनवरी की रात 11:30 बजे के आसपास जो एक फैसला आया है उसको देखें, क्या समझते हैं आप? बल्ला पीटीआई से छिन गया है और अब पीटीआई को कहाँ स्टैंड करते हुए आप देख रहे हैं? अच्छा, वैसे तो जो फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर था ना कि मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। अब यहाँ उंगलियां तो डुबोने वाला मामला नहीं है ना, मताए लोहो कलम ही छीनी है। सियासत में बहुत कुछ होता है और ये एक्सपेक्टेड था। ये बात मेरे लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। देखें, मासी में जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को शहीद साहब थे, उनका जो केस था, तो जिस अदालत में गया था और जिस जज के पास गया था, तो सबको पता था कि ये जज और भुट्टो साहब की मुखासमत कोई पुरानी नई बात नहीं है और ये जज अपनी निजी महफिलों में भी इसका इंतजार करते रहे कि भुट्टो ने मेरे साथ ज्यादती की। और फिर जब उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने ये ना सिर्फ ये कि भुट्टो साहब को फांसी दी, बल्कि भुट्टो साहब को रोला बढ़ा। और यहाँ तक एक वक्त आया कि एक समाअत के दौरान उस बंदे को, जिसको ये कहा जाता था कि दुनिया के चंद बड़े ब्रेन्स में से उस वक्त का था, उसको कहा गया कि ये पागल हो गया, इसे निकालो यहाँ से। यानी ह्यूमिलेट करने की इंतहा कर दी गई थी। तो जब काजी फाइज ईसा साहब के पास केस आया था तो मुझे पता था कि क्या होगा। उसकी दो रीज़न है बड़ी। एक तो ये कि मैं इस ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि काजी साहब वो रेफरेंस नहीं भूल पा रहे जो इमरान खान के दौर में उन पे हुआ था। हालांकि इमरान खान बारहा कह चुके कि मेरा कसूर नहीं था और मुझ पे प्रेशर था, लेकिन जिम्मेदार याददाश्त तो रहती है ना। नहीं, जिम्मेदार भी इमरान खान ही होंगे ना। ये कोई तरीका नहीं है कि जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, मुझे तो फना का प्रेशर था। तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर थे ना, आपको फैसला करना था। वो चीज अभी तक मौजूद है, मुझे फील होती है बीइंग जर्नलिस्ट, क्योंकि धरना केस को दोबारा जिंदा करना और जनरल फैज को तलब करना, ये उसी सिलसिले की कड़ियां हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि रेफरेंस के पीछे जो चेहरे थे वो कौन से थे। तो ये मुझे पता था कि क्या होना है। लेकिन वो जो अभी आपने एक जुमला कहा ना कि 11:30 से 12 के दरमियान, ये पाकिस्तान की तारीख के इंपॉर्टेंट तरीन 30 मिनट थे। इन 30 मिनट्स में हमने ये तय करना था कि क्या हम अपने जाती अनाव और जाती जिसे कहते हैं ना, अपने जात के हिसाब से, हाँ अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, उससे बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। और क्या हम कहा यह जा रहा है कि जी उस फैसले के हवाले से कि नजरिया ज़रूरत दफन कर दिया गया। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि चलें जी, लेकिन इस टाइम ज़रूरत है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें, तो लेकिन ये सवाल मेरा ये है, जो उन्होंने सवाल वुकला से किए पीटीआई के, उनके पास उनका जवाब नहीं था, हो ही नहीं सकता। लेकिन यही सवाल अगर मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से या जेयूआई से किए जाएं तो उनके पास भी जवाब नहीं होगा। सर, बैरिस्टर गौहर जो थे वहाँ मौजूद थे, उनके साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी बात करते हुए यही बात दोहराई थी कि इतनी निटी-ग्रिटी में तो आप नून लीग वालों की तरफ नहीं गए या किसी और पार्टी की तरफ, हमारे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सवाल ही ऐसे थे। मिसाल के तौर पर अब ये आप सारी एंकर्स को इकट्ठा कर लें और मैं कहूँ कि जी चलें ये बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने लोग जहाँ मरे थे और उनके नाम बताएं, तो वो तो किसी को भी नहीं आते होंगे नाम, ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो सवाल तो किसी से भी पूछे नहीं आएंगे जो निटी ग्रिटी सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल हुई कि वो पैदा हुई कि एक और निशान था जिसमें कप्तान बल्ला लेके खड़ा हुआ है, एक खिलाड़ी बल्ला लेके खड़ा हुआ है, बल्लेबाज का निशान। तो वो भी, उसके ऊपर भी एक रफड़ पड़ गया। असल बात यह है कि रियासत ये तय कर चुकी है कि पीटीआई इस इंतखाबात में का हिस्सा नहीं होगी बतौर जमात,
और पीटीआई को सियासी तौर पे बिल्कुल जिसे कहते हैं खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन क्या अमली तौर पे मुमकिन है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हम माजी में भी बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा आया कि हम ये समझे कि शायद अब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन नजरियात जिन जमातों के साथ खड़े हों उनको इस तरह कुचला नहीं जा सकता, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और मेरी एक बात और मैं आप सुन लें, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो ये है कि अगर पाकिस्तान में आपने सियासी इस्तेकाम लाना है, अगर पाकिस्तान को आपने जमहूरी तौर पे आगे लेके जाना है, तो हमें अपने अनाओं के खौल से बाहर निकलना होगा। अदरवाइज अगर आप ये 3-4 करोड़ लोग जो पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं उनको बंद गली में छोड़ देंगे और एक दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी जमात को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप जमहूरी अमल से निकाल देंगे, तो इसका फ़ायदा किसी तौर पे भी जमहूरी इस्तेकाम की शक्ल में नहीं आ सकता। ऐसे ही है। लेकिन पीटीआई जितनी भी मकबूल हो, टर्न आउट की अगर हम बात करें तो उस तरह से नहीं रहेगा इस मामले के बाद, क्योंकि एक बड़ा जो हमारे अवाम का एक तबका है, नौजवान हमारी, वो नौजवान नस्ल स्पोर्ट तो करती है, लेकिन अगर हम देहात में देखें बिलखुसूस या हम थोड़े छोटे इलाकों में देखें, वहाँ पे लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि अगर अलग अलग निशान जैसे कि अब मिल गया सबको, किसी का कोई निशान है, किसी का कोई निशान है, तो किस तरह से वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमने पीटीआई को सपोर्ट करना है, तो कौन सा बंदा पीटीआई का है। इतनी जल्दी, इतना शॉर्ट टाइम है, किस तरह से इतनी अवेयरनेस होगी? रियासत का ये फोकस नहीं है कि पीटीआई को कोई कैसे रिकॉग्नाइज, वो यही तो कह रहे हैं कि इसे कोई रिकॉग्नाइज ही ना करे। लेकिन पीटीआई के लिए तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, तो नो डाउट। बात ये कि नुकसान नहीं है, पीटीआई बतौर जमात उसको एक कलादम तंजीम करार दे दिया गया है। जो कुछ कलादम तंजीमों के साथ होता है वही पीटीआई के साथ हो रहा है। रियासत ये कह नहीं रही कि हमने पीटीआई को कलादम कर दिया, लेकिन कलादम करार दे चुके हैं प्रैक्टिकली। देखे ना, अब वो बतौर पार्टी नहीं लड़े, तो जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं वो भी खत्म हो गई। पार्लियामेंट में उनका पीटीआई के तौर पे जो एक वो बनना था, इमेज बनना था, वो खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो लोग हैं जिनको निशानात मिले हैं, अब इस निशान से लोगों ने, एक बात याद रखें, लोगों ने वोट गौहर खान को या उज़मा खान को या किसी को नहीं देना था, वोट लोगों ने देना था इमरान खान को, और इमरान खान की शनाख्त थी बल्ला। जब वो बल्ला निकल जाएगा और इमरान खान का वो निकल जाएगा, तो पीछे कोई कितना ही बड़ा कैंडिडेट क्यों ना हो, वो मुस्लिम लीग नून को फेस नहीं कर सकता, जिसके पीछे पूरी रियासत खड़ी है। ऐसे ही पूरी रियासत उनके साथ खड़ी है, आरोज उनके साथ खड़े। तो ये मेरी बात लिख लें कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे, और इन इंतखाबात से मुझे पाकिस्तान में एक नई जिसे कहते हैं ना बेचैनी, एक नया तसादुम जो है वो उभरते हुए नजर आ रहा है। एक तो ये बात होगी, और साथ ही जो बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला हुआ कल, और उन्होंने वाज़े तौर पर आके भी कहा कि मेरे घर पर डाले आए हैं और इस तरह की बातें उन्होंने की, तो उसके बाद आईजी को बुलाया गया और उनको उनके साथ भेजा गया। क्या लगता है आपको, क्या तहकीकात जो होंगी वो बिल्कुल सही होंगी और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लेंगे? अच्छा, नहीं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्टैंड की तो मैं नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लेना है वो कभी भी कहीं पे भी पीटीआई के हक में नहीं होगा। अब ये नजर आ गया, ये बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ आता हूँ। पुलिस कहती है कि जी हम एक इश्तहारी की तलाश में गए थे और हमने वहाँ गए और हमने तलाशी लेके हम वापस आ गए और हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो एविडेंस पेश की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, उसमें उनके घर में घुसते हुए तोड़ फोड़ करते ये वो सारा कुछ था। अच्छा, अगर पुलिस का मौका मान लें तो फिर बैरिस्टर गौहर के घर पे हमले और घुसने के इल्ज़ाम में एसएचओ मारगला समेत 5 एहलकार क्यों मुअत्तल किए गए? अगर इतनी ही बात थी, मैं ये समझता हूँ कि समहाउ ये जो प्रेजेंट हमारी अबूरी हुकूमत है, निगरान हुकूमत जो है, ये खुद एक पार्टी बन गई। इन्होंने आरोज के ज़रिए, देखे ना, अब बैरिस्टर गौहर जैसे नीट एंड क्लीन आदमी के घर एक बहाने से आप चले गए, वहाँ जाके खौफो हिरास फैलाया आपने। बाकी पीटीआई की लीडरशिप भागी हुई है, तीसरे दर्जे तक की क़यादत भागी हुई है।
फिर आपने उनसे भी निशान छीन लिया, आरोज उनके रास्ते की रुकावट है, अब उन्हें जो निशानात दिए गए वो उसमें ही गुम होकर रह जाएंगे। बिल्कुल, तो मैं इसी तरफ आने लगी थी कि निशानात जो दिए गए हैं बड़े मतलब डिफरेंट किस्म के निशान हैं। अब मजे की बात सुन ले, उसमें जो निशानात है ना, मैं अभी पढ़ रहा था, शुएब शाहीन को बड़ा मजेदार निशान मिला है, उन्हें निशान मिला जूता। तो अब बड़े माइनस निशानात मिले बाज लोगों को, पीटीआई के जो बड़े लीडरशिप जो अभी बीच में नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे असद कैसर को व्हीलचेयर मिली है, वो व्हीलचेयर डिजर्व करते हैं, वो बेचारों के साथ जो कुछ हो चुका है वो व्हीलचेयर पे ही मूव करते हुए नजर आते हैं। चले ये तो अच्छा है, अगर वो अगर वो व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के अपनी कंपेन करते हैं तो उनके हक में चली जाएगी। शुएब शाहीन भी जूता पकड़ के अगर खड़े हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा दिलचस्प सीन होगा। लेकिन कुछ चीजें और भी बड़ी मजेदार है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था आलिया हमजा को डांस मिला है। अब ये आलिया हमजा वही है जो 9 मई के सिलसिले में अभी जेल में है और एक लंबा अरसा हो गया उन्हें जेल में, और वहीं से उन्होंने कागजात जमा कराए थे, उनको ये डांस मिल गया। फिर हाँ, मेहरबानो जो है वो अपने लहजे, अपने शार्प जुमलों की वजह से मशहूर है और उन्होंने एक दुनिया को अपना गर्विदा किया, उनको मिला है चिमटा। अब ये बड़ा, अब मुझे नहीं पता वो चिमटा वो रोटी पकाने वाला है या वो बजाने वाला चिमटा है, लेकिन बहरहाल बड़े दिलचस्प। मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि जो लोग अब इस टाइम पीटीआई के टिकट के ऊपर उम्मीदवार हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पे ह्यूमिलेट किया जा रहा है। बिल्कुल, उनको भी कहीं ना कहीं उनके तज़हीकी पहलू निकाले जा रहे हैं। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये हार जाएंगे, जीत भी सकते हैं, लेकिन मेरी किताबों में ये हार गए हैं। मेरी किताबों में ये जो मर्जी कर लें, जो रियासत ने स्टैंड ले लिया है, आप रियासत से टकरा के नहीं जीत सकते। हालात सामने ही है सर, दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। अच्छा, अब आ जाए आप जुडिशरी की तरफ कि हमारी जुडिशरी ने जो ये फैसला दिया, एक अरसे से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जुडिशरी अपनी गलतियों की इस्लाह के नाम पर मजीद गलतियां कर रही है, और अब अपनी माजी की गलतियों के नाम पे कि जी चूंकि 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी तो अब वो तस्हीह हो रही है, लेकिन इस तस्हीह के अंदर फिर हम इतनी भयानक गलतियां कर रहे हैं जो हमें आने वाले वक्त में जिसकी शायद तस्हीह करने की जरूरत पड़ जाए। तो मुझे लगता है हमारी जुडिशरी सिर्फ गलतियां करने और तस्हीह करने के अंदर फंस के रह गई है। और जिस तरह इन्होंने मियां नवाज शरीफ को वो दिया कि उनके तमाम केसेस खत्म हो गए, उनको घर में फैसिलिटीज दी गई, उनको बायोमेट्रिक दिया गया, वो सही है या गलत है? उन्हें वो रियासत पाकिस्तान के मुजरिम थे, उन्हें सजा हुई थी, लेकिन हमने ये तासुर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जब हम ये तय कर लेते हैं कि किसको इज्जत देनी है, दस्तार पहनानी है और किसकी दस्तार खींचनी है, तो फिर हम इस बात की परवाह नहीं करते, एतमाम हुज्जत भी नहीं रखते। इसरार साहब, जैसे फैसले सामने आ रहे हैं, तारीख याद रखेगी इन फैसलों को? डेफिनेटली। एक मेरी बात याद रखिएगा, वो दौर गए जब बादशाह मौरिख को अपने साथ घुटने के बिठा के ना और उसे कहते थे कि लिख भाई मेरी मर्जी दा, ठीक है। वो लिखता था कि वो इतने आदिल थे, इतने वो थे कि वो अपनी टोपियाँ सी के और गुजारा करते थे, कुरान पाक लिख के गुजारा करते थे, और वो मौरिख ये छुपा जाता था कि इन्होंने अपने भाइयों की गर्दनें कैसे कटवाई थी, अपने बाप को कैसे जेल में फेंका था। लेकिन तारीख का जबर यही है कि तारीख कहीं ना कहीं आके फिर सच बोल जाती है। आज हम जो कुछ लिख रहे हैं, बदकिस्मती से बिस्मा, जो हमारा मीडिया है वो भी, अब मुझे कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं, नहीं कह पाता, कि हमारा मीडिया इटसेल्फ ब्लैकमेल हो चुका है और वो कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। जाहिर है बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मसाइल, वो क्या था, शाहरुख ने कहा था बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिसमें आके वो मजबूर हो जाते हैं, और आज हमारा मीडिया वो सच नहीं बोल पा रहा जो बोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हालात बदलेंगे, यही मीडिया सबसे बड़ा शेयर होगा, यही मीडिया सबसे बड़ी बातें करेगा। ये हमारा अलमिया है कि हम उस वक्त जब सच बोलना होता है तो हम डर जाते हैं, और उस वक्त जब सच बोलने का कोई फायदा नहीं होता
तो हम सच बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुछ भी अब हो रहा है, ये तारीख लिखी गई और ये तारीख मिटा नहीं सकते। सर साहब, इलेक्शन 2024 पिछले तमाम इलेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतनाज़ नहीं लग रहे? लोगों का एतमाद किस तरह से होगा अगर इस तरह के फैसले आएंगे, ओपनली खेलने नहीं दिया जाएगा, इतनी ज़्यादा कदखने लगा दी जाएंगी, तो किस तरह से अवाम किस तरह से एतमाद करेंगे इलेक्शंस पर? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये फैसले दे रहे हैं कि हमने ना तो सारी ज़िंदगी वो देखे ना, आज जनरल फैज़ को भी तो तलब किया जा रहा है ना, और वो किया, उनसे पूछगछ हो रही है ना। जी। इसी तरह जो हमारे निगरान हुकूमत है, इसके जिम्मेदार इन्हें भी तो कभी बुलाया जा सकता है, जुडिशरी के को भी तो कभी उस पर बात हो सकती है ना। तो मेरा ख्याल है कि वक्त तो तब्दील होता रहता है, वक्त में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। सो हाँ, रही आवाम की बात, तो आवाम सच इस सारे सिस्टम और सेटअप में मैटर नहीं कर रहे, इनकी कोई हैसियत नहीं, फैसले कहीं और। तो जमहूरियत कहाँ है फिर? तो जमहूरियत कितना राग अलापा जाता है। हाँ। और जमहूरियत तो फिर इस तरह से खत्म हो जाएगी। भाई जमहूरियत पाकिस्तान में ऐसे ही है, जैसे आप शामी कबाब बनाते तो उसमें शाम तो नहीं होती, या आप कश्मीरी वो चाय बनाते तो उसमें कश्मीर तो नहीं होती। इसी तरह पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में जमहूरियत नहीं होती, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और वो चल रही होती है। ये अगर इसी को नाम जमहूरियत है तो फिर अमेरिका को भी ये जमहूरियत ले लेनी चाहिए, बरतानिया को भी, दुनिया के जो जदीद अक़वाम है उन्हें भी ले लेनी चाहिए। वो उन्होंने हमें इसी में, पंजाबी में एक लफ्ज़ है, पबल पूछे में फंसाया हुआ है। हम इसी में फंसे रहेंगे, इस गोल चक्कर के अंदर ऐसे ही घूमते रहेंगे। वो एक फिल्म के अंदर ना अंजुमन सुल्तान रई से पूछती है कि पता पूछती है, तो सुल्तान ने कहता है मेरी नकदी सीधी चली जा। तो नन्ना खड़ा होता कहता है यदि नकदी सीधी न जाई, फीना है तो घूमते ही रहेंगी तो फिर। हाँ, ठीक है ना। तो हम एक फीने निज़ाम के अंदर फंसे हुए और हम उसी में चक्कर काटे जा रहे हैं, और हम कोलू के बैल की तरह हम ये समझते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम जो ऊपर बैठे हैं उन्हें पता है कि हम सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम दायरे में घूम रहे हैं और घूमे जा रहे हैं। बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है इस वक्त, तो हम बड़े मुश्किल में फंसे हैं। इसका मतलब वो वर्स्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात है ना, तो एक शेर है कि शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है, इस तरह हम सारी ज़िंदगी यही देखते रहे, इसी तरह के खेल तमाशे देखते रहे, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ होते देखते रहे, जमहूरियत के नाम के ऊपर हमने बहुत सारी डिक्टेटरशिप बर्दाश्त की। हम फौजी डिक्टेटरों की बात करते हैं, यहाँ पे जो सिविलियन आया वो भी एक डिक्टेटर के तौर पे उसने रूल किया। उसने कहा मैं सब कुछ समेट लूँ, सब कुछ मेरे पास चला जाए, सब कुछ मेरे नीचे आ जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम 70 करोड़ अगर IMF से मिलते हैं तो उस पर तालियां बजाते हैं। एंड यू नो कि भारत की जो अभी रिसेंटली 3-4 बड़ी फिल्में थी, जिसमें पठान, उसने कितने अरब रुपए का बिजनेस किया। ऐसे ही है। अभी एनिमल, बिल्कुल, उसने कितने, बरतानिया की एक गुलकारा का मैं देख रहा था कि उसने इस साल पता नहीं $2.5 अरब कमाए हैं। ठीक है, और हम IMF के पास वो $1.5 अरब के लिए ना उल्टबाजियां खाते फिर रहे हैं। उसमें भी खुशखबरी तो है ना, हमारे पास 70 अरब मिल गए हमें। हाँ देखो ना कैसे हम लोग हैं, हम दुनिया की एटमी पावर है, दुनिया की बड़ी 10 अक़वाम में से हैं। हमारे पास किस चीज की कमी है? मिनरल्स हमारे पास, मादनियात की दुनिया हैरान हो गई रिकॉर्ड देख के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा हमारे पास चांदी का जखीरा मौजूद है। हमारे पास कोयले के जखायर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, फिर अब सर यूटिलाइज ही ना करते रिसोर्सेज को। मैं यही कह रहा हूँ, जो बात आपको कह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान जब वजीर आजम थे तो एक बड़ा शोर मचा था कि समुंदर के करीब से तेल बरामद हो गया और बहुत बड़ा जखीरा है, और शाम को ऐलान होना था। अचानक वो खबर ही गुम हो गई, आज तक नहीं पता चला कि वो खबर कहाँ गई। क्योंकि हम जो हमें $70 करोड़ दे रहे हैं, वो हमारी फिर खुद मुख्तारियत और हमारी आज़ादी के ऊपर भी बैठ जाते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं हम नहीं निकाल सकते। अब लतीफ़ा सुन लें, जगह हमारी, मादनियात हमारी, हम एक कंपनी से मुआहदा करते हैं, हम उसे तोड़ते हैं, वो हमसे $8 अरब का हम पर जाना करती है, हमें देना पड़ता है।
ऐसे जगह हमारी, चीजें हमारी, फिर भी हमें देना पड़ता, क्योंकि जो है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। जो लोग भिखारी हो जाते हैं ना, उनकी फिर इज्जत भी कोई नहीं रहती, और जो उनके ऊपर उनके कशकोल में पैसे डाल रहे थे फिर वो अपनी मर्जी भी करते हैं। ऐसे चलता है। मज़ीद भी बातचीत कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। तो इसार साहब, 10 जनवरी 2024 याद है क्या हुआ था उस दिन? आप बताइए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इस्तीफा दिया था। ठीक है। एक के बाद एक जजेस का इस्तीफा देना, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का, अगले जज का भी हम जिक्र करेंगे, पहले आप इसकी तरफ आए। कैसी रिवायत है ये, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, इसमें भी ज़रा बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो उन्होंने जवाब दिया, जमा कराया था, मैंने वो पढ़ा है सारा। तो जवाब तो उसमें हर बात का उन्होंने जवाब दिया था जो उन पे इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना कुछ बड़ी, हम सारे लोग जितने भी हैं वो हम तकवे का बड़े फ़ख्र से जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक लालची और एक हिर्स वाला और एक मादियत पसंद शख्स बड़ी छलांगे मार रहा होता है। अब उनके इस्तीफे का ये होगा कि जो उनकी मराहत हैं वो कायम रहेंगी, जो जज को बाद में मिलती हैं वो मराहत मौजूद करेंगे, तो उनको लग गया इल्ज़ाम, फिर क्या हुआ, मराहत तो मिल रही हैं। अब वो मेरे जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें यह कि जब कोई जज इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर उसके खिलाफ तहकीकात वगैरह जो है वो रुक जाती हैं। इस सिलसिले में हुकूमत भी कोई कानून साजी का कोई इस तरह का सोचा जा रहा है कि हम इस तरह का वो करें। लेकिन सार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने तो कहा है कि इस पे कार्रवाई होगी, चाहे इस्तीफा दे दिया फिर भी कार्रवाई का हम पूरा उसका फॉलो अप करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी होली काऊ नहीं है इस पाकिस्तान में, हालांकि हैं और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हमारी ज़बान जल जाती है उनका नाम लें तो हमारा पिंडा थर थर कांपने लगता है, ठीक है ना। वो एक फिल्म में सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी मौला जेट के अंदर ही का एक सीन है, तो वो ना जो नूरी नाथ है वो एक गढ़ को बाहर निकाल रहा है, वो निकल नहीं रही, तो एकदम एक बंदा आता है, वो जोर लगाता है, वो निकल जाते हैं, तो वो मौला जेट है। तो वो कहता है कि वो उसे कहता है कि तू पांडी होना है। तो डायलॉग आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है कि गजदे ते बड़े ने पर वसदा कोई है। वो कहता है वस पे ते नाक डूब जाएंगे। वो कहता है तेरा नाक ये, कहता दांत दस्ता है तेरा पिंडा थर थर कंबन लग पेगा। तो हम, ऐसा लगता है कि हम मौला जटों और नूरी नतों के अंदर घिरे हुए लोग हैं कि उनका नाम लेते हुए हम थर थर कांपने लग जाते हैं, हम कह नहीं पाते, उनके नाम नहीं ले सकते। अब मुझे एक बात का जवाब दें, जस्टिस नकवी का मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका फैसला होना चाहिए, पता चलना चाहिए उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन काश ये माजी में भी अप्लाई होता। जब रेफरेंस आए थे सीनियर्स के खिलाफ और फिर वो बन गया था एक उसका मामला, उसका भी फैसला होना चाहिए था, रेफरेंस खत्म नहीं होना चाहिए था। यार ये साबित होता कि ये इल्जाम झूठे हैं, क्या साबित होता कि इल्जाम सही हैं। आप ये कह रहे हैं कार्रवाई हो तो सबके लिए हो, जस्टिस हो तो सबके लिए हो, इक्वली। वो इंग्लिश की एक नज़म हर बच्चे को शुरू में आती है ना, बेबी बेबी यस मामा। ये हमारी जुडिशरी ना ये खेलती थी कि बेबी बेबी, वो आगे उन्होंने कहा यस मामा, उन्होंने कहा ईटन शुगर की है करप्शन, उन्होंने कहा नो मामा, उन्होंने कहा टेलिंग अ लाई, उन्होंने कहा नो मामा, उन्होंने कहा ओपन योर माउथ, यानी कि रसीदा करो। तो उन्होंने कहा हा, तो सब हंस पड़े, हा, बाकी जज भी हंस पड़े, रसीदें खत्म हो गई। तो अगर हमने इंसाफ ही करना है तो फिर करें शुरू से, और मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से अदलिया ने कभी हमें फख्र से गर्दन उठा के चलने का मौका नहीं दिया। आप शुरू हो जाएं मौलवी मुश्ताक से, और आप शुरू हो जाएं उस वक्त से जब एक जज ने माशाल्लाह को नज़िर ज़रूरत के तहत वो दिया, फिर हमेशा जुडिशरी और नज़िर ज़रूरत के तहत डिक्टेटर्स को वो करती रही। ठीक है, हमारे हीरोज जुडिशरी में जो हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं पढ़ रहा था कि अमूमन जितने भी हमारे हीरोज हैं ना वो गैर मुस्लिम हैं।
मिसाल के तौर पे कार्नेलिस, जस्टिस कार्नेलिस, जस्टिस केकाउस, जस्टिस भगवान दास। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो फिर मैं क्या कहूं, मैं मतलब फिर वही मेरा पिंडा थर थर कांपने लगता है। और देखें वो जस्टिस इफ्तिखार हो, कितनी इज्जत मिली उन्हें, पूरी पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा हुआ। और व्हाट ही डन, उन्होंने क्या किया उसके बाद, किस तरह उन्होंने उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार के ऊपर जब करप्शन के सबूत भी आ गए तो केस ही खत्म हो गया, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। ठीक है, जैसे साकिब निसार आए, सारे तारीख में ऐसे केसेस हैं। हाँ, जैसे साकिब निसार आए, उन्होंने एक थरथली मचा दी। वो हीरो बन के एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेलों में जा रहा है इंस्पेक्शन करने, जो इंस्पेक्टर का काम है। ठीक है, जस्टिस बंदयाल, फिर जस्टिस बंदयाल के दौर में जिस तरह की खबरें फैलाई गई कि जज लड़ पड़े, आपस में वॉक कर रहे थे रात को और गमले चल गए। आपने चाहे वो मसनूई तौर पे चलाई खबरें, ठीक है, या सच भी हो सकती हैं, तो उसका क्या नतीजा निकला। आज जुडिशरी, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं कहूं, आप मुझे कह सकते हैं कि सर जरा एहतियात करें, यूं करें, लेकिन मेरा सवाल है कि मैं एहतियात करूंगा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अपनी जुडिशरी का एहतराम करता हूं, चाहे वो 150वें नंबर पे ही है दुनिया में। लेकिन अगर मरियम साहिबा उनके लिए, सर आपको पता है ना, आज खुद नोटिस ले लिए जाते हैं, अब नहीं होते, आज खुद नोटिस तो नहीं होते, लेकिन मरियम साहिबा अगर जजों का नाम लेके, ये जो अभी रिटायर, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस है, तो किसने कहा था कि तुम्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे? मरियम साहिबा ने, और उन्होंने नहीं बनने दिया। ठीक है, किसने नाम ले लेके हाजिर सर्विस जजेस के को कहा कि ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है? ठीक है, लेकिन सर ये हुआ क्या, 10 जनवरी को इस्तीफा आता है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे 11 जनवरी को आता है इस्तीफा जस्टिस एजाजुल हसन का। क्या मामला है, मतलब सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के बाद अगला चीफ जस्टिस बनना है, और उससे पहले थोड़े से ही वक्त रहता है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। देखें, इतलात ये थी, उन्हें ये बताया गया कि आपके खिलाफ भी एक ऐसे ही रेफरेंस आ रहा है। अब वो सच होता या नहीं होता, हर शख्स को अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ का हक है। कुछ लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपनी इज्जत जो है वो बचा लें। जस्टिस एजाजुल हसन साहब सीनियर मोस्ट जज हैं और बड़े दबंग जज हैं, बड़े तालीम याफ्ता, बड़े टू द पॉइंट बात करने वाले। वो ये कहते थे कि ये जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है यही ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, और ये इसको जिस तरह काजी साहब इसको डिक्टेट कर रहे हैं डंडा लेके, इस तरह नहीं होना चाहिए। काजी साहब भी यही कहते थे ना कि बंदयाल साहब सीनियर जजों का एहतराम नहीं करते, उन्हें साथ लेके नहीं चलते, तो अब भी यही कर रहे हैं वो, अब वो अपनी बारी पे यही कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी इस तरह के देखिए जी आपके रेफरेंस आ जाएगा और आपके यूं। मेरा सवाल फिर अपनी जगह कायम है कि इस रियासत की ऐसी कौन सी कमजोरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ में है कि वो कहती हैं कि तुम चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, और वो नहीं बनते। तो मैं तो हैरान हूं कि इतनी ताकतवर खातून पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं कि उनकी ताकत के सामने जुडिशरी भी बह जाती है, बाकी सब भी बह जाते हैं, जिन जिन के वो नाम लेके कुछ तो कहते नहीं। ये गलत तो नहीं होगा कि जस्टिस एजाजुल हसन पे खासा दबाव रहा है इस्तीफे के लिए? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उनके पास दो ही रास्ते थे, या अपनी इज्जत बचा लें, ये चीफ जस्टिस के नाम पे मजीद ऐसे लोगों से ख्वारों जो अदालतों से सजा याफ्ता थे, उन्होंने दे दिया इस्तीफा। ये जजेस ब्रदर्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप समझिए अगर इस दो इस्तीफों से खत्म हो जाएगी तो नहीं होगी। अभी और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस्तीफा देना चाह रहे हैं, लेकिन इस सारे से तो ये जुडिशरी का जो निजाम है ये धड़म करके गिर पड़ा, खत्म हो गया। ये तय हो गया कि जी इस सुप्रीम कोर्ट में वही रहेगा जो मियां नवाज शरीफ साहब का प्यारा होगा, नहीं तो घर चला जाएगा। अब ये हमारी जुडिशरी को सोचना है कि आम आदमी को जो ये तासुर आप दे रहे हैं, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे आखिरी अदालत जिससे हमें इंसाफ की उम्मीद है वहीं पे ही इंसाफ नहीं हो रहा, और वहां जो वो अदालत जो बिल्कुल अच्छा लगता है काजी साहब जब डिक्टेटर के खिलाफ कहते हैं कि मैं ज़ियाउल हक को नहीं मानता, तो हमें भी जरा अपनी मंजी थले डाम फेर लेनी चाहिए कि कहीं हमारे तासुर से तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं नजर आ रही।
बिल्कुल, ठीक है ना। तो इससे जरा इस बात को समझना चाहिए आवाम पे ही नहीं बल्कि इसार साहब, मुझे लगता है इंटरनेशनली भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही रॉन्ग जा रहा है कि हमारे जुडिशरी में आखिर क्या हो रहा है, जजेस एक के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब क्या मामला चल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देखता है हमें। बात यह है कि इज्जत और इज्जत के लिए बाइज्जत होना ये एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस पे नहीं चलते तो फिर हमारा वही होता है जो हो रहा है। अगर हमें इंटरनेशनल लोगों ये जो नज़र है बैनुल अक़वामी, उसकी परवाह होती तो आज हम 150वें या 140वें नंबर पे ना होते जुडिशरी में। हर जज जो आया उसने कहा कि सिस्टम ख़राब है, सियासतदान ऐसे हैं, सियासतदान वैसे हैं, फला इदारा ऐसा है, फला इदारा ऐसा है। लेकिन बदकिस्मती से किसी जज ने भी अपना निज़ाम ठीक करने की कोशिश नहीं की। कचहरियों के अंदर लोग रुलते मरते हुए मर जाते हैं ऐसे ही है। इंसाफ के लिए। पोता अपने दादा का केस लड़ते लड़ते मर जाता है, ढेरों लगे हुए केस, इंसाफ नहीं मिलता। वहां पे माफियाज काम करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, आम आदमी की तो पहुंच ही नहीं है। तो फिर जिस निज़ाम में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा और मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलता है हर दफ़ा, तो फिर आप आइन में एक तरमीम कर दें, लिख दें कि पाकिस्तान में गरीब को इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं है और ताकतवर की तरफ किसी को उंगली उठाने की और फिर भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमेशा कहती रहती है, मैं कल परसों भी उन्होंने बयान दिया किसी निजी टीवी को, और वो कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ के साथ ही बुरा होता है, वो ही सारे केसेस भुगतते हैं, उनके साथ ही सब कुछ होता है, फिर भी उनके एतराज रहते हैं। वो ये भी कह रही थी कि मासूम खान अभी भी लाडला है ऐसे, ठीक है ना। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर मासूम खान लाडला है तो ऐसा करें कि 200 केस मियां नवाज शरीफ साहब पे भी बनवा लें ताकि वो लाडला हो जाएं, उनकी पार्टी को भी खत्म करवा दें ताकि वो लाडला हो जाएं, उनकी लीडरशिप को भी गिरफ्तार करवा दें ताकि वो लाडला हो जाएं, उनको भी इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दें ताकि वो लाडला हो जाए। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि वो लाडले बन जाए। अगर यही लाडलाशिप है ना तो ये अल्लाह करे वो बन जाए भाई, अगर ये लाडला। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं कि ये लाडला या ना लाडला होना, ये किस दुनिया में कभी आपने सुना है कि जो बाइडन लाडला है जी रियासत का, नहीं जी ट्रंप लाडला है जी रियासत का, नहीं जी वो जो है नेल्सन मंडेला लाडला हैं, नहीं जी वो रूस के जो हैं सदर जो हैं वो लाडले हैं। कहीं आपने सुना है कि लाडले को, लाडला कौन होता है? कोई लाडला नहीं होता रियासत का। लाडला तो इंसाफ पे आइन के ऊपर चलती है। लाडला वो होना चाहिए जिसको अवाम पसंद करें, जिसको अवाम का साथ हासिल हो। बिल्कुल, और इंतखाबात से ज्यादा बेहतर एहतसाब कोई नहीं होता। अगर कोई गलत है अवाम उसे रिजेक्ट करे, अगर वो अच्छा है अवाम उसे सिलेक्ट करे। लेकिन यहां पे तो हम पहले ही वजीर आजम बना देते और उसके बाद नीचे की जो, अब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके, उनके रास्ते में जुडिशरी ने उनके कांटे तो एक तरफ, कांटे साफ करना तो एक तरफ, उनके रास्ते के अंदर एक दफा ज़ियाउल हक साहब ने भी साइकिल चलाई थी तो बड़ा शोर मचा था सादगी के लिए, उन्होंने सिंबल के तौर पे। लेकिन जिस दिन उन्होंने साइकिल चलानी थी उस दिन कोसों दूर मील मील तक ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, लोगों को रोक दिया गया था, घरों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपने इस तरह की सादगी अपनानी है और मियां नवाज शरीफ साहब को इस जमहूरी अमल से वजीर आजम बनाते, तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए कि इस बार वजीर आजम तो वो बन जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी ये तौक उनके गले में पड़ा रह जाएगा कि उनको किस तरह निकाल के और वजीर आजम बनाया गया, किस तरह वो लाडले बने, किस तरह वो इदारों के लाडले बने, किस तरह उन्होंने घुटने टेके, बल्कि घुटने के सर टेक दिया। तो हो सकता है वो बन जाए वजीर आजम। लेकिन क्या ये वजारत उज़्मा, उनकी वो जो पिछली स्ट्रगल है 1981 से 86, उससे मैच करती है? हालांकि माजी भी उनका ऐसे ही है। साहब, आपने वो शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बात कही है आजकल में, वो नहीं देखा आपने उनका बयान? उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो आ रहे हैं ना, द वे ही एंटर्स इन दीज इलेक्शंस, वो उनको पसंद नहीं है। मतलब इस तरह तो वो 100 वोटों के बजाय बेशक 30 वोटों से आ जाएं, लेकिन फेयरली आए। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद ही कमिट किया बात।
उन्होंने एक दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा पीटीआई ने इख्तिदार चोरी किया था और मियां नवाज साहब डाका मारते हैं। ठीक है ना, ये डकैती है जो हो रही है, और ये डकैती ऐसे हो रही है कि जिस घर में डकैती हो रही है वहां पे जो इर्द गिर्द मोअज़्ज़िज़ीन है ना, वो भी कह रहे हैं कि करें डकैती, कोई बात नहीं, आप हाँ डकैती कर लें तो कर लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक शेर है कि उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी, फिर किस्मत की बात है ये, हारा मैं पछताया वो। इस सारे का एंड एक पछतावे पे खत्म होगा, इस सारी गेम का एंड एक पछतावे पे खत्म होगा, और कौम हाथ मलती रहेगी कि ये हम फिर वहीं पे, हम एक कदम पीछे नहीं आए, हम 100 कदम पीछे चले गए ये सारे प्रोसेस में। ऐसे है जमहूरियत हमारी, और वो जो कौन है वो वकील, वो जो कहते हैं बढ़ गई, शेर अफजल मरवत, हाँ मरवत साहब कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो जमहूरी प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है ना, वो खत्म हो गया। इसार साहब इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है इलेक्शन की, जुडिशरी की। इसार साहब हमारे तकाबुल प्रोग्राम के सीनियर एंकर पर्सन है असदुल्ला खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम असद जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद का मौसम वैसे तो ठंडा है लेकिन वैसे गर्म है। अच्छा गर्म कैसे? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, कैसे गर्म है? देखिए अब ये गर्मा गर्मी में तब्दील होती जा रही है, लेकिन इलेक्शन में हाँ आमतौर पर तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त माहौल बनता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये लड़ाई अपनी जगह होती है, इंतखाबी लड़ाई, लेकिन ये फेस्टिवल भी होता है। तो इस मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लड़ाई रह गई है, फेस्टिवल इसमें से खत्म हो गया। बिल्कुल, ये कह रहे हो गर्मी पैदा हो गई है, तो ये गर्मी कहीं बल्ले से तो नहीं जो जला दिया आपने, उससे कहीं हीट पैदा हो गई हो? देखें ये जो है वो तो राना साहब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, खुद तहरीक इंसाफ भी एक्सपेक्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने बी प्लान अपना बनाया था। वो बी प्लान जो है वो जाहिर है उसमें अब सुकुम रह गया, या वो एग्जीक्यूट हो नहीं सका, या होने नहीं दिया गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो बाखबर लोग होते हैं वो तो ये पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये कुछ होगा। वो पता नहीं प्रेडिक्शन थी उनकी, या उनका एनालिसिस था, या उनकी खबर थी, या उनको मंसूबे का इल्म था। बहरहाल ये जो कुछ हुआ है ये पीटीआई के लिए तो गैर मुतवक्के नहीं है, लेकिन फिर भी पीटीआई के सपोर्टर्स या वोटर्स थे, उन्होंने एक शायद उम्मीद बांध के रखी हुई थी कि ऐसा ना हो, और उनको कुछ ना कुछ इसमें से जो है वो बल्ला अगर मिल जाता है तो फिर एक मुकाबला बन जाता है। अच्छा ये बताओ, ये तो जाहिर है बल्ला तो अब गया, माजी हो गया, अब ये कह रहे हैं जी हम अपील करने जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे ही आपने आप वर्कर्स को मुतमईन करने की कोशिश है। मैं अभी कह रहा था प्रोग्राम में, और हमारे साथ बिस्मा हैं, बड़ी क्यूट सी हमारी हैं और बड़ी मुस्कुरा रही हैं। मैंने इन्हें कहा कि जी रियासत ने पीटीआई के साथ एक कलअदम तंजीम वाला सलूक किया है और ऐलान नहीं कर रहे, अदरवाइज पीटीआई को एक कलअदम तंजीम करार दे दिया गया जो जिस तरह कुछ हो रहा है। क्या ये इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या इसकी क्रेडिबिलिटी आप समझते हैं मुस्तहकम रहेगी आगे चल के? ये इंतखाबात को हम एक इस तौर पे पेश कर सकते हैं कि जी देखें इंतखाबात हुए और जीत के कोई पार्टी आई हुई है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को भी इसमें एक धचका लगा है, क्योंकि अगर बैट का निशान होता और वो जीत कर आते, जैसा कि वो दावा कर रहे थे कि वो जीत जाएंगे, जिससे शायद बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अगर वो जीत के आते बल्ले के निशान की मौजूदगी में, तो वो कह सकते थे कि जी मैं इलेक्शन जीत कर आया हूं। लेकिन अब एक ऐसी सूरत पैदा होगी जिससे उनकी जीत भी फीकी पड़ जाएगी, और वो उनको ये उनके साथ ये स्टिग्मा जुड़ जाएगा, उनको ये ताना दिया जाता रहेगा, और उनसे कहा जाएगा कि जनाब आपके तो ओपोनेंट्स मौजूद ही नहीं थे, कैसी सूरत में आप जीत कर आए हैं। लेकिन साथ साथ पीटीआई के बारे में आपने कहा कि कलअदम जमात बन के रह गई है। चलें कलअदम का लफ्ज हम ना भी इस्तेमाल करें तो कम से कम एक ऐसी जमात जरूर है जिस पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई हो, या एक ऐसी जमात जरूर है कि जो इलेक्शन में उतर ही नहीं रही, इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है। अब आईनी और कानूनी तौर पर दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट पैदा होते हैं। एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर आजाद उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जमात तो खत्म नहीं हुई, जमात पर पाबंदी नहीं लगी, जमात बरकरार है। तो अगर आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद ये फैसला करते हैं
कि उसमें से फर्ज कीजिए आजाद उम्मीदवार 10% जो है वो कहते हैं कि हमने नून लीग में जाना है, कोई 5-10% पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, और 80% उम्मीदवार ये कहते हैं कि जी हम पीटीआई में जा रहे हैं। तो क्या वो पीटीआई में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? क्या उनको रोका जाएगा या आने दिया जाएगा? क्योंकि जमात तो बाहर मौजूद है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर ये लोग आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, और आईनी और कानूनी तशरीह यही होती है कि ये आ सकते हैं क्योंकि जमात बैंड नहीं है, तो फिर इन लोगों के आ जाने के बाद इन्हीं के तनासुब से क्या इनको रिजर्व सीट्स जो है खवातीन की और माइनॉरिटीज की वो भी मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी? अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों का हौसला इससे थोड़ा बढ़ सकता है। न सिर्फ आजाद उम्मीदवारों का बल्कि वोटर्स का हौसला भी बढ़ सकता है कि हमारे पास एक आईनी और कानूनी रास्ता और ऑप्शन मौजूद है और वो अपने उस निशान पर लड़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, लेकिन आप देखें कि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं इसलिए छोटे छोटे सवाल कर रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा आ गया, जजेस ब्रदर्स के अंदर एक टर्म है जजेस ब्रदर्स, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जजेस ब्रदर्स नहीं है बल्कि वो कोई दो मुतारिब ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और लड़े जाने। देखिए राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी एक तकसीम तनाव मौजूद रहता है। उमर अता बंदयाल साहब के वक्त में भी हमें ये तनाव काफी हद तक नजर आया और वो तनाव की वजह भी बुनियादी काजी फैसल साहब और उनका ग्रुप ही था। काजी फैसल साहब ने किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, अलग बेंच में बैठकर जो है वो ऐसे फैसले दे रहे थे जो एक तरह से उनकी दायरे इख्तियार में नहीं आते थे। और फिर एक वक्त आया, उन्होंने कहा कि जी मैं अब तो किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बनूंगा, मैं पेपर वर्क करूंगा। और उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार किया। जब चीफ जस्टिस गए तो उसके बाद उन्होंने बेंचेस का हिस्सा बनना शुरू किया और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू किए। तो ये तनाव तो उस वक्त में दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बहरहाल इतना बढ़ जाएगा कि जजेस इस्तीफे देना शुरू कर देंगे। अब चलिए मुजाहिद नकवी साहब के हवाले से तो आपके पास बहुत सारे दलाइल हो सकते हैं कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, जो उनकी करप्शन साबित होने वाली थी, जो उनकी मराहत ली जाने वाली थी, वो भाग गए। लेकिन एजाजुल हसन साहब का तो ये मामला नहीं है। एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा तो साफ साबित करता है कि वो काम नहीं कर पा रहे थे या आने वाले दिनों में वो ऐसी चीजों को देख रहे थे कि या हो सकता है असदुल्ला साहब के उन पे काफी दबाव भी रहा हो, काफी प्रेशर हो, शायद उनके लिए कोई ज्यादा बाइसे फख्र ना हो, इसीलिए उन्होंने इस इदारे से खुद को अलग कर देना बेहतर समझा। तो ये चीजें सारी बता रही हैं कि इदारे के अंदर क्या चल रहा है। और फिर कल का जो फैसला है जिसके बारे में बहुत सारे लोग, फैसले पर तो तनकीद हो सकती है और फैसले पर तनकीद करना लोगों का हक है, तो इस हक को इस्तेमाल करते हुए इस फैसले पर बहुत तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि एक सियासी जमात को टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट किया गया है। लेकिन फैसले में अगर ये कहा जाए कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट में इसलिए नहीं सुना जा सकता था क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त मौजूद थी, तो ये खालिसतन टेक्निकल फैसला हो गया ना। ये तो बुनियाद ही ना रही कि जी इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए, बुनियाद तो ये हो गई कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है क्योंकि जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी या उनके पास उनका दायरा इख्तियार नहीं बनता था। मेरे सवाल ले लो, जमात को पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स को उनके हक रायदही से महरूम किया गया एक तरह से, तो जाहिर है इस फैसले पर बहुत तनकीद हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। ठीक है असद, हमारी बिस्मा भी आपसे सवाल कर रही थी, लेकिन आपकी दबंग आवाज जो कि हर इदारे के सरबराह की होनी चाहिए, जो नीचे वाले की आवाज सुनना नहीं सुनता, वो उसी तरह दब के रह गई। तो मैं इसके ब्याह पे ये आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये कि ये कहती हैं कि एक तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब पे प्रेशर बहुत था, दूसरा ये मैंने जो आपसे पूछनी थी कि मरियम साहिबा के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे और वो नहीं बने। ये जरा थोड़ा सा ये बताओ, ये क्या गेम है, ये मुझे हमें नहीं समझ आ रही। देखिए मरियम नवाज साहिबा, आपको याद होगा एक नवाज शरीफ साहब एक दफा जब उनको शिकवे हुआ करते थे सिस्टम से, जब उनको निकाला गया था या वो गए थे हुकूमत छोड़ के, तो उन्होंने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था मेरा मुकाबला इमरान खान के साथ, इमरान खान मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ नहीं है, मेरा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती। तो आज इमरान खान का मुकाबला भी नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है मरियम नवाज या नवाज शरीफ जो है वो इस सारे खेल में इररिलेवेंट है। वो बेनिफिशियरी जरूर है, उनके लिए उनको एक फायदा जरूर इसका। और आप देखें ना आज के मसलन एक अप्रोच एक पॉलिटिकल पार्टी की है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि बल्ले का निशान एक सियासी जमात का हमारे मुखालिफ है, लेकिन उनका इंतखाबी निशान उनके पास होना उनका हक है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग का रद्द-ए-अमल आया है कि जी हम आजाद अदालतें हैं और अदालतें जबरदस्त काम कर रही हैं और हम उनके फैसले को जबरदस्त सराहते हैं। तो ये मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। ये नून लीग और मरियम नवाज जो है ये सारे सिस्टम की बेनिफिशियरी जरूर है और हालात ने जो है वो उन्हें एक मतलब फिर रेलेवेंट बना दिया है। लेकिन अब देखें कितना अर्सा चलता है। नवाज शरीफ साहब इससे पहले जो उनकी तारीख रही है
और फिर आप जिस तरह की एक हंग पार्लियामेंट और एक कमजोर हुकूमत उनकी बनने की तवक्को है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म कर पाएंगे और क्या कर सकेंगे, ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। असद साहब तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल ही अलग बात कर दी उन्होंने, इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं देखिए, जो असद बात कहना चाह रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब बेचारे क्या इसमें अपना वो तो खुद अपनी एक वजारत उज़्मा के चक्कर में फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस इश्क में तो इज्जत सादात भी गई, तो वो अपनी इज्जत सादात भी दाव पे लगा चुके हैं। वो तो बार बार बस ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे अभी भी बता दो मुझे क्यों निकाला, अभी भी सवाल करते हैं वो। मैं आपको एक एडवांस जुमला और दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। मुझे लगता है कि वो जब वजीर आजम बन जाएंगे ना, तो उसके बाद वो कहेंगे मुझे क्यों बिठाया। अच्छा, ठीक है ना, ये वजारत लिख लेती हूँ। हाँ, कि मुझे क्यों बिठाया, क्योंकि जो आने वाले दिन है ना, ओखे पेंडे ते लमिया ने रामा इश्क दिया, आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं है। आप देखें पाकिस्तान की मईशत को जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के पास उनका कोई हल है? क्या कोई वो प्लान करके आए हैं? कोई उनके पास कोई इसका होमवर्क है? उनके पास एक इसहाक डार है, वो इसहाक डार जिन्होंने 17 माह शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क ही कर दिया। बिल्कुल ठीक है, प्लानिंग से किया कि ताकि नवाज शरीफ साहब हीरो बन जाए और शहबाज शरीफ विलन बन जाए। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत वो अपने गिमिक से कामयाब कर देते तो शायद नवाज शरीफ की जरूरत ना रहती। आपको वो टर्मिनोलॉजी याद होगी, मफरूर का वर्ड यूज किया जाता था, और अभी बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो अगर इस आगडार के सर पे ये कह रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जी फिर ना ही समझो तुसी, क्योंकि सागडार साहब जदीद जो मईशत है उसके असूलों को नहीं समझते। वो एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन जो अब दुनिया बैनुल अक़वामी साइंस चली गई है मईशत की, वो कुछ और है। इन्होंने ही केस खराब किया IMF के साथ, जब कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ये वो मासूम खान पे बेचारे पे डालते, तो आके इन्होंने बेड़ा गर्क किया अपने, फिर बाद में उनके पैर पड़ गए। मईशत में क्या करेंगे, नंबर 1। दूसरी तरफ आ जाए आपके पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस अपने अरूज पे है। ऐसे ही गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ गया है कि उसका हुजूम जो है वो हम बतौर पाकिस्तान में इतने रह गए, गर्दिशी कर्जा यहां चला गया। वो कैसे काबू करेंगे? फिर हमें दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान, आज वो अमरीकी आए हैं, नायब वजीर खारजा आए हैं शायद, वो आए हैं, वो अफगानियों के साथ हमारे मामलात बेहतर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां बैठे हुए, यानी हम एक अच्छी कंडीशन में नहीं है अफगानिस्तान के साथ। भारत प्रॉक्सी वार जंग कर रहा है, वो बजाय बराह रास्त हमसे जंग करने के वो थ्रू अफगानिस्तान हम पे हमलावर होता है। ठीक है, वो कैसे हम काबू करेंगे? फिर हम बैनुल अक़वामी तौर पे इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। लोग कहते हैं हम अफगानिस्तान से बात कर लेंगे मामलात के लिए, पाकिस्तान इर्रेलेवेंट है। पाकिस्तान को रेलेवेंट कैसे बनाएंगे आप? ये बड़ा ही सवाल है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो को बल्ले बल्ले हो जाएगी। उनको ये एक वक्त आएगा कि उन्हें ये कहना पड़ेगा कि मुझे क्यों बिठाया, और यही सबसे बड़ा इंतकाम होगा जमहूरियत का उनके साथ। अच्छा इसार साहब, बात हो रही है इलेक्शन की और नवाज शरीफ की, तो जलसे नहीं हो रहे। मतलब 8 फरवरी आने वाला है, सो नियर, और उसके बावजूद पहले हमने देखा 2018 के इलेक्शंस में, और जब भी इलेक्शंस होते हैं इतने जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, कहाँ है जलसे? बड़ी अजीब सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब लड़की लड़के के साथ भाग जाए ना, तो फिर मेहंदी, माइयों, वलीमा ये नहीं होते। ठीक है ना? तो जब ये पता चल गया है कि वजारत उज़्मा जो है वो अब्बू की इजाजत से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भाग जाएगी, तो फिर कौन सी मेहंदी, कौन सा वलीमा, कौन सा ये सब इर्रेलेवेंट है। भाई उन्हें पता है कि हमें अवाम ने वजीर आजम नहीं बनाना, हमें तो जिन्होंने वजीर आजम बनाना है उन्होंने बना दिया, तो फिर अवाम के पास जाने की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत ही कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिनके पास जाने की जरूरत नहीं है वो अगर इलेक्शन वाले दिन रिएक्ट कर जाते हैं, या तो आपका जो वोट की शरह बिल्कुल ही गिर जाती है, या ये लोग बाहर निकल आते हैं गुस्से में और आके डबल ठप्पे लगा जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी बहुत सारे सवाल हैं
जो खड़े हैं और जो इनको भी समझ आ रही है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही वजह कि इन्होंने ये उम्मीदवारों को आज़ाद करके मुख्तलिफ निशानात टूटे फूटे दे के, ताकि लोग निकलें और वो इसी में चक्कर में गुम होकर रह जाए। बिल्कुल, बातें बहुत ज़्यादा हैं और वक्त बहुत कम है। इसार साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे इलेक्शन स्पेशल में और बातें करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।